नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, अपने उसी निर्धारित समय पर यहाँ पर फिर से इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके और जनरल साइंस के बहुत ही अच्छे शानदार शानदार क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी दोस्तों को नमस्ते, आप सभी को राम राम। दोस्तों, अगर आप आर्मी जीडी, टेक्निकल, क्लर्क, ट्रेडमैन्स, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, राजस्थान पुलिस एसआई की तैयारी कर रही हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वरदान साबित होंगे। बहुत ही अच्छे पेपर यहाँ पर। और ये जो पेपर आज हम हल कर रहे हैं दोस्तों, यह पेपर पहले आर्मी जीडी में पूछा गया है। हूबहू मैंने उसी की पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड कर आपके सामने यहाँ पर हल करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, एफएम का पूरा नाम क्या है? एफएम का पूरा नाम क्या है? वैसे तो दोस्तों यहाँ पर एफएम का जो पूरा नाम होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। वैसे तो नाम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इसका पूरा नाम होता है, लेकिन यहां पर ये नहीं दिया हुआ, ये हिंदी में यहां पर दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यहां पर नाम नहीं है, तो इसका मतलब इसका ये आंसर होगा आवर्ती का उतार चढ़ाव। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मतलब आवर्ती का क्या है? उतार चढ़ाव होता है। दोस्तों, आपको पता है दुनिया में एफएम की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? ये सन 1935 में दुनिया में एफएम की शुरुआत हुई थी और व्यक्ति थे जिनका नाम था एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जिन्होंने पहली बार एफएम का प्रयोग किया या एफएम जो है इसकी शुरुआत करी है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? बहुत बार दोस्तों ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगर आप इसी प्रकार के और भी पेपर और क्वेश्चन व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट से आप पढ़ सकते हो। मैंने आर्मी जीडी पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से और भी मॉडल पेपर पढ़ सकते हैं। वहां पर भी आपको बहुत ही शानदार शानदार व्याख्या सहित मिलेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है परीक्षक का यहां पर दोस्तों अर्थ क्या है? जो प्रत्येक खेल के जो कोच होते हैं, कोच जो होते हैं प्रत्येक खेल के, उन कोचेस को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जिसको कहा जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। दोस्तों, आपसे अगर पूछा जाए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत है वो भारत में सन 1985 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1985 में। यह पुरस्कार कौन देती है? तो यह पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, याद रखना, द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और पहला जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो किनको दिया गया था? वो दिया गया था भल्लाचंद भास्कर भागवत नाम के एक व्यक्ति थे, उनको ये द्रोणाचार्य पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। तो इसको आप याद रखना। द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में दोस्तों मैंने आपको बहुत सी जानकारी दी है, याद रखें। देखते हैं, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है अगला। वह प्रथम भारतीय महिला कौन है जिन्होंने पैरा ओलंपिक खेल में पदक जीता था? दोस्तों, आपको पता होगा पैरा ओलंपिक जो खेल होते हैं वो विकलांग खिलाड़ियों के होते हैं और उसमें पदक जीता। ये नहीं पूछा कि उसने गोल्ड जीता है या उसने रजत जीता है या फिर कांस्य जीता है, ये नहीं पूछा गया। वह महिला कौन है जिसने सबसे पहले पैरालंपिक में पदक जीता है भारत के लिए? तो वह कौन है दोस्तों? वह दीपा मलिक है। कौन है? दीपा मलिक। दोस्तों, दीपा मलिक है, इसका जन्म हुआ था 30 सितंबर 1970 को। कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था सोनीपत हरियाणा में। कहां पर हुआ था? सोनीपत हरियाणा में। दीपा मलिक ने क्या किया था दोस्तों? दीपा मलिक ने 2016 में पैरा ओलंपिक जो गेम्स हुए थे उनमें शॉट पुट, कौन से गेम में? शॉट पुट गेम का मतलब है गोला फेंक में रजत पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? रजत पदक। ये याद रखना, दीपा मलिक जो है उसने रजत पदक जीता 2016 में पैरा ओलंपिक में। और उसने गोला फेंक मतलब इसको कहा जाता है शॉट पुट। क्या कहा जाता है? शॉट पुट, जिसमें उसने लंबाई रखी 4.61 मीटर तक उसने गोला फेंका और इसी उपलक्ष्य में उनको रजत पदक दिया गया। ठीक है दोस्तों, दीपा मलिक जो है इसने और भी बहुत से कारनामे किए जिसकी वजह से भारत सरकार ने इनको अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल पुरस्कार भी इनको दिया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मंगलोर संधि किस वर्ष से हुई? दोस्तों, मंगलोर संधि है वो सन 1784 में
हुई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि मंगलोर संधि किनके मध्य हुई? हुई तो 1784 में, आंसर तो यहाँ पे बी होगा। लेकिन मंगलोर की संधि किनके बीच हुई थी? तो ये एक तरफ तो कौन थे? अंग्रेज थे, और दूसरी तरफ कौन था? टीपू सुल्तान। दूसरी तरफ कौन था? टीपू सुल्तान। इन दोनों के मध्य मंगलोर संधि हुई 1784 में, और संधि के बाद उनमें निर्णय किया गया कि दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश जो है वो वापस लौटाएंगे, और युद्ध में लड़ाई में जो सैनिकों को बंदी बनाया गया था उनको क्या किया जाएगा? रिहा किया जाएगा। दोस्तों वैसे भी टीपू सुल्तान जो है उनके वर्चस्व को देखते हुए अंग्रेज अंदरूनी रूप से चाहते भी थे कि कैसे भी करके टीपू सुल्तान से संधि कर ली जाए, क्योंकि यह भी उनका एक नाक का कांटा ही था। इसलिए अंततः 1784 को इनके मध्य क्या हो गई? संधि हो गई। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? कब हुई? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई है सन 1828 में। कब हुई थी? सन 1828 में। किसने करी? राजा राम मोहन राय। और दोस्तों आपसे एक बात और भी पूछ जा सकती है कि इनके साथ और कौन था? तो ये जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के साथ साथ एक व्यक्ति और भी था जिनका नाम है द्वारकानाथ टैगोर। ये भी कभी ऑप्शन में आ जाए तो ध्यान रखना, ये ब्रह्म समाज की स्थापना दो व्यक्तियों के द्वारा की गई थी, ये द्वारकानाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय। लेकिन ज्यादातर चर्चा में राजा राम मोहन राय रहता है, इसलिए लगभग दोस्तों आपने यही सुना है कि राजा राम मोहन राय है, लेकिन द्वारकानाथ टैगोर भी इसमें शामिल है। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर और बता देता हूं, और वह आत्मीय सभा का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का गठन किसने किया? तो आत्मीय सभा का गठन भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया। आत्मीय सभा का गठन कब हुआ? तो ये 1814 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ था? 1814 ईस्वी में। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप जीके की व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट से आप पढ़ सकते हैं, और प्रतिदिन दोपहर 12 बजे यहां पर वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, उसका आप वेट करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के एक स्थान है जिसका नाम है मंदसौर। कौन सा स्थान है? मंदसौर। मध्य प्रदेश के मंदसौर में चंबल नदी पर, कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम क्या है? गांधी सागर बांध है। ये आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। और चंबल नदी पर उद्गम के बाद बना ये कौन सा बांध है? पहला बांध है। वैसे तो दोस्तों चंबल नदी पर कुल 4 बांध बने हुए हैं। एक गांधी सागर बांध है, उसके बाद राजस्थान में राणा प्रताप सागर है, राजस्थान में जवाहर सागर है, और राजस्थान में ही कोटा बैराज है। 4 हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा बार एग्जाम में गांधी सागर बांध के बारे में पूछा चुका है। ये मंदसौर में है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और चंबल नदी पर उद्गम के बाद बना पहला बांध है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। किस शहर को बिजली के शहर के रूप में जाना जाता है? इनमें से कौन सा शहर है दोस्तों जिसे बिजली के शहर के रूप में भी जानते हैं? तो वह बेंगलोर है। कौन है? बेंगलोर है। दोस्तों आपको पता होगा क्योंकि भारत में बेंगलोर पहला शहर था जिसमें सन 1905 में बिजली पेश की गई, इसलिए इसे बिजली के शहर के रूप में जानते हैं। दोस्तों बेंगलोर को और भी नामों से जानते हैं। बेंगलोर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी भी कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसको कहते हैं? बेंगलोर को कहते हैं। और भारत की सिलिकॉन जो वैली है, सिलिकॉन वैली, ये भी किसको कहा जाता है? बेंगलोर को ही कहा जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में मैंने बहुत ही व्याख्या सहित अपने पहले की वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, मैंने वहां पर बताया था, वहां से आप पढ़ ले, बहुत शानदार दिया हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी निम्न में से कहां पे स्थित? दोस्तों ये खड़गवासला में स्थित है। खड़गवासला महाराष्ट्र, पुणे जो शहर है उस पुणे से थोड़ी सी दूरी पर स्थित है। कौन? खड़गवासला।
वहीं पे। और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि ये सेना से संबंधित है। ये थल सेना, वायुसेना और जल सेना के जो बड़े ऑफिसर रैंक जो है वो बनकर कहां से आते हैं? वो सभी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से ट्रेनिंग लेकर ही आते हैं, वहीं से कमीशन प्राप्त करके वो आते हैं, एनडीए की एग्जाम देते हैं, उसके बाद ये यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, और ट्रेनिंग करने के बाद जो है ये वायुसेना, जल सेना और थल सेना में आते हैं। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 दिसंबर सन 1954 को। 7 दिसंबर 1954 को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की स्थापना पुणे महाराष्ट्र के नजदीक खड़गवासला में की गई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस देश को तांबे के देश के रूप में जाना जाता है? दोस्तों तांबा वहां पर पेटी है, जिसको जाम्बिया पेटी भी कहते हैं। जाम्बिया जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में है। कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। तांबे के उत्पादन के लिए उस देश को तांबे के देश के नाम से ही जाना जाता है। वह कौन है? जाम्बिया है, जो अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दूध सागर झरना कहां पर स्थित है? तो दोस्तों दूध सागर झरना है वो कहां पे स्थित है? गोवा में स्थित है। वैसे तो दोस्तों दूध सागर जो झरना है वो गोवा और कर्नाटक की सीमा बनाता है। ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। और आपको याद होगा गोवा से प्रवाहित होती एक नदी जिसका नाम है मांडवी नदी। कौन सी नदी है? मांडवी नदी, या फिर उसको मंडोवी नदी भी कहा जाता है। उसी पर बना हुआ है दूध सागर झरना, जिसकी ऊंचाई है 310 मीटर। याद रखना ये भी भारत के ऊंचे झरनों में इसकी गिनती होती है, जो गोवा में स्थित है। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ये गोवा में है, इसलिए ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल क्या होगा? राइट होगा। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी वीडियो डाला जाए आपके पास पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है? सबसे बड़ी समाचार समिति है, कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी समाचार समिति प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। कौन है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 27 अगस्त 1947 को। कब की गई थी? 27 अगस्त 1947 को। और यह भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी के रूप में जानी जाती है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कितना शानदार क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे ही और भी क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे, जुड़े रहिए, कहीं नहीं जाइए, लास्ट तक देखते जाइए, क्योंकि लास्ट तक आपको यहां पर मिलेंगे साइंस के बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन। दुनिया में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा, क्षेत्रफल में यहां पर पूछा गया है, तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। दोस्तों वैसे तो ऑस्ट्रेलिया का जो है इस महाद्वीप का नाम एक और भी है। इसे दोस्तों हकीकत में कहा जाता है ओशिनिया महाद्वीप। हकीकत में ऑस्ट्रेलिया एक देश है और वैसे भी इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। तो ये ओशिनिया जो है, ऑस्ट्रेलिया का मूल नाम है ओशिनिया महाद्वीप। याद रखना ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नाम क्या है? ओशिनिया। ओशिनिया महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया क्या है? देश है। लेकिन हम सामान्यतः यही करते हैं कि महाद्वीप के रूप में ऑस्ट्रेलिया को ही जानते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का राज्य पशु जो है वो क्या है? कंगारू है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के जो निवासी हैं उनको भी क्या कहा जाता है? कंगारू कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के जो, क्योंकि उनका राष्ट्रीय पशु कंगारू है, इसलिए वहां के जो निवासी हैं उनको भी कंगारू कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, निम्न में से कौन से देश के लोगों को कंगारू कहा जाता है? तो वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। भारत में सर्वोच्च वीरता शौर्य पुरस्कार कौन सा है? तो इनके बारे में दोस्तों मैं आपको बहुत बार जानकारी दे भी चुका हूं, फिर भी दूंगा। यहां पर परमवीर चक्र जो है ये भारत के सर्वोच्च वीरता और शौर्य पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो भारत जब गणतंत्र बना था 26 जनवरी 1950 को, उसी समय परमवीर चक्र की स्थापना कर दी गई थी। सबसे पहला जो परमवीर चक्र है वो किन को मिला था? तो दोस्तों सबसे पहले परमवीर चक्र मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। किन को मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा को। सोमनाथ शर्मा को सबसे पहला परमवीर चक्र दिया गया। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अब तक भारत के कितने लोगों को परमवीर चक्र दिया जा चुका है, तो अब तक भारत के 21 लोगों को परमवीर चक्र दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये बातें आपको दोस्तों यहां पर याद रखनी है, बहुत ही शानदार और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी
जा चुका है। भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण जिसको अपन कहते हैं वो कौन है? परमवीर चक्र ही है। बाकी मैंने मेरी पिछली क्लास में कीर्ति चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र के बारे में भी मैंने आपको जानकारियां दी हैं, आप वहां से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सत्य के साथ मेरा प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, आप ऐसे भी सोच सकते हैं दोस्तों, ये जो ऐसी बातें हैं वो महात्मा गांधी किया करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी। ये सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये गांधी जी की क्या है? आत्मकथा है। ये आत्मकथा कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों याद रखना, यह है गुजराती भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? गुजराती भाषा में। आत्मकथा किन की? महात्मा गांधी की। नाम क्या है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग, मतलब हमेशा सत्य बोलना, सत्य की ही विजय होती है, झूठ नहीं बोलना है। तो ये बात महात्मा गांधी क्या करते थे, उनकी आत्मकथा के रूप में जानते हैं। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों आपको पता होगा, अनुच्छेद 217 के तहत, अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों अनुच्छेद 216 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 में यह बात की गई है कि इसके अंतर्गत उच्च न्यायालयों का स्थापना की जाएगी। किनकी स्थापना की जाएगी? उच्च न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। यह किसमें बात कही गई? यह अनुच्छेद 216 के तहत की गई है। अब दोस्तों साइंस स्टार्ट हो चुकी है, अब देखते हैं साइंस के क्वेश्चन। मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है? अग्नाशय है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वो कौन है? यकृत है। और दूसरी बड़ी कौन है? अग्नाशय है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सबसे व्यस्त मानव अंग है? दोस्तों वैसे तो सबसे व्यस्त अंग जो होता है मनुष्य का वो होता है हृदय। हृदय मतलब दिल जो होता है वो सबसे व्यस्त होता है, लेकिन ऑप्शन में यहां पर दिया ही नहीं है, इसलिए हम यहां पर ये मानेंगे कि यकृत जो होता है वो मनुष्य का सबसे व्यस्त अंग है। अगर यहां पर ऑप्शन में हृदय होता तो हृदय को करते, लेकिन जब ऑप्शन में हृदय नहीं है तो उसके बाद में दूसरा कौन है? यकृत है, जो लगातार काम करता रहता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस है, जो कहां पर स्थित होती है? ये कान में स्थित होती है। और फीमर क्या होती है उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि फीमर मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन से संबंधित क्वेश्चन आर्मी, जीडी, टेक्निकल, क्लर्क, ट्रेडमैन में 100% पूछा जाता है, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपको भारतीय सेना में भर्ती होना है तो विटामिन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आते हैं। दोस्तों साथ ही आपको ये क्लास और क्वेश्चन कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो डाला जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मानव कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों मानव कपाल में कुल 8 हड्डियां होती है। मानव कपाल की बात कर रहा हूं मैं, तो मानव का जो कपाल होता है उसमें कितनी हड्डियां होती है? उसमें 8 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस को लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? तो इसमें से कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस है दोस्तों, इसको हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। घनत्व के आधार पर सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो घनत्व के आधार पर दोस्तों सबसे जो भारी तत्व है वह यहां पर कौन है? ऑस्मियम है। घनत्व के आधार पर रेडियम, बेरियम, ऑस्मियम और लोहा, इन चारों में सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? ऑस्मियम का होता है। साधारण नमक का सूत्र क्या है? दोस्तों साधारण नमक का सूत्र है NaCl। और दोस्तों आपको मैं एक बात और बता देता हूं, अगर आप आर्मी, जीडी, टेक्निकल, क्लर्क, ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं तो रासायनिक सूत्रों को याद कर लें, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ जिसमें रासायनिक सूत्र नहीं पूछा गया हो। इसलिए अगर आपको अपनी वर्दी का सपना साकार करना है तो 100% आप एक क्वेश्चन इनका भी याद कर लें, जहां पर जो हम सूत्र की बात करते हैं उन सूत्रों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रासायनिक सूत्र पूछी जाती हैं।
इनमें से कौन सा एक द्रव्य ईंधन नहीं है? इसमें से कौन है जो द्रव्य है लेकिन ईंधन के रूप में काम में नहीं आता है? तो वह सीधा सा दिख रहा है, मोम जो है वो द्रव्य ईंधन नहीं है। पेट्रोल, केरोसिन और द्रव्य हाइड्रोजन है, ये ईंधन के रूप में काम में लिए जाते हैं। हालांकि मोम जो होता है वो इन्हीं का सह उत्पाद होता है, लेकिन ये द्रव्य ईंधन के रूप में नहीं आता। इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए होगा। ऑक्सीजन का अणुसूत्र क्या है? एक क्वेश्चन 100% आप ये भी याद कर लें, अणुसूत्र सभी के आप याद कर लें। यहां पर ऑक्सीजन का आपसे पूछा गया है। दोस्तों ऑक्सीजन का अणुसूत्र क्या होता है? O2 होता है। आपने बहुत सी रासायनिक अभिक्रिया देखी होगी, वहां पर आपको O2 लिखा हुआ मिलता है। इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन है। किस प्रकार CO2 किस प्रकार का ऑक्साइड है? ये उभयधर्मी है, अम्लीय है, उदासीन है, या फिर ये क्या है? क्षारीय है। तो दोस्तों याद रखना, CO2 है, ये क्या है? एक उदासीन ऑक्साइड है। किस प्रकार का है? ये नेचुरल है, यह उदासीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका ऊष्मीय मान अधिक होता है? इसमें से कौन है जिसका ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा होता है दिए गए ऑप्शन में? तो ब्यूटेन जो है उसका ऊष्मीय मान ज्यादा होता है। परमाणु की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों परमाणु की खोज जॉन डाल्टन के द्वारा। और एक बार फिर से आपको मैं दोस्तों यहां पर बता देता हूं कि अगर आप आर्मी जीडी टेक्निकल क्लर्क ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं तो एक खोज याद कर लें, रेडियो की खोज, जनरेटर की खोज, परमाणु की खोज, अणु की खोज। एक खोज से संबंधित क्वेश्चन कंठस्थ याद कर लें, 100% पूछ जाता है। और मेरा विश्वास नहीं करें तो आप किसी भी आर्मी जीडी के पेपर में आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। साथ ही दोस्तों मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि ये क्वेश्चन और ये क्लास आपको कैसी लगी, जरूर बताएंगे। इसमें आपका किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि आप कमेंट करेंगे तो वो हमारे लिए एक ईंधन का काम करेगा, हम उतना बेहतर काम करेंगे आपके लिए। क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? फिर से उसी प्रकार का एक क्वेश्चन आ गया जो हर एग्जाम में पूछते हैं। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम्ब है। आंसर बी बिल्कुल क्या होगा? राइट होगा। क्वेश्चन है, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? कि समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है, इस दर को संवेग, विस्थापन, त्वरण या इनमें से कोई नहीं क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको त्वरण कहते हैं। अगर समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है तो उस दर को अपन क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा परिवर्तन है जबकि एक ध्वनि तरंग उसके माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है? क्वेश्चन पूरा यहां पर नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी आप शायद समझ गए होंगे। क्वेश्चन का आंसर होगा आवर्ती। इस प्रकार से जो होती है उसको क्या कहेंगे? अपन आवर्ती कहेंगे। प्रति सेकंड कंपन की संख्या को क्या कहते हैं? तो दोस्तों प्रति सेकंड कंपन की संख्या को हम आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी, मतलब उसको हम क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का मुख्यालय निम्न में से कहां पर स्थित है? तो दोस्तों भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का मुख्यालय भारत की नई दिल्ली में स्थित है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। निम्न में से समय का सूत्र कौन सा है? एक सूत्र आता है यहां पर, और समय का सूत्र है समय बराबर चाल बटा दूरी। याद कर ले, साधारण सा क्वेश्चन लगता है लेकिन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है और वहां हम गलत कर बैठते हैं, मेरिट में हम पीछे हो जाते हैं। इसलिए साधारण क्वेश्चनों को भी ध्यान लगाकर पढ़ लिया करो, पूछे जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पिच ध्वनि की एक विशेषता है जो इसकी निर्भर करता है आवर्ती, तरंग दैर्ध्य, तीव्रता या इनमें से कोई नहीं। किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों यह उसकी फ्रीक्वेंसी पर, उसकी आवर्ती पर निर्भर करता है। पिच ध्वनि है, इसकी एक विशेषता है जो उसकी आवर्ती पर निर्भर करती है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में 100% रिप्लाई करेंगे, आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप हमारी प्लेलिस्ट से इसी प्रकार के और भी शानदार क्वेश्चन पढ़ सकते हैं जो आपके लिए वरदान साबित होंगे। दोस्तों आज के सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।